ओके। तो बेसिकली आज हमने एक ना न्यूरॉन और इसके साथ ही एक कंप्लीट न्यूरल नेटवर्क प्रिपेयर करना है, उसको ट्रेन करना है। अभी तक आप लोगों ने डिफरेंट कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे कि किस तरह से एक मैथमेटिकली उसको डिज़ाइन किया जाता है। कि कैलकुलस के अंदर आपने पढ़ा होगा डेरिवेटिव कैसे कैलकुलेट करने हैं, मतलब मुख्तलिफ तरह के आपने टेंसर्स पढ़े होंगे, उनके ऑपरेशंस पढ़े हैं। लेकिन आज लॉजिकली उनको प्रॉपर एक कोड में कन्वर्ट करेंगे और पाइटॉर्च की हेल्प से हम उसको ट्रेन कर रहे होंगे। ठीक है। तो मुझे अपनी स्क्रीन शेयर, एक सेकंड जी, स्क्रीन शेयर हो गई है, काइंडली कंफर्म कर दें। जी सर, इट्स विजिबल। ओके। अच्छा, एक उससे पहले एक न्यूरॉन क्या है, न्यूरॉन देख लेते हैं, न्यूरॉन होता क्या है। देखिए, न्यूरॉन बेसिकली ना एक सिंपल सा मैथमेटिकल मॉडल होता है। बस इसकी कंसाइज प्रिसाइज डेफिनेशन ये है कि ये एक मैथमेटिकल मॉडल है या एक मैथमेटिकल फंक्शन है। अब मैथमेटिकल फंक्शन क्या होता है? कोई भी फंक्शन जब आप उसको एक आउटपुट देंगे, इनपुट देंगे ना, वो आपको एक आउटपुट रिटर्न करेगा, उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करेगा, फिर आपको उसको सिंपली आपको एक क्या कहते हैं उसको आउटपुट प्रोवाइड करेगा। फॉर एग्जांपल, मैं अगर आपको दिखाऊं, फॉर एग्जांपल ये एक एफ ऑफ एक्स, एक फॉर एग्जांपल ये एक फंक्शन है। ठीक है। जब आप एक्स की वैल्यू इसको प्रोवाइड करेंगे ना, तो ये रिटर्न करेगा उसका स्क्वायर। फॉर एग्जांपल, जब आपके पास एक्स की x2 होगा, ठीक है, तो ये जो फंक्शन है ना, ये आपको 4 रिटर्न करके देगा। ये एफ ऑफ एक्स आपको 4 प्रोवाइड करेगा, सिंपल। ठीक है। इसी तरह जब आप 3 प्रोवाइड करेंगे, फॉर एग्जांपल आपने इसको 3 प्रोवाइड कर दिया, तो ये आपको स्क्वायर 9 देगा। क्यों? क्योंकि ये भी एक मैथमेटिकल फंक्शन है ना। ठीक है। कोई और फंक्शन ले लेते हैं, एफ ऑफ एक्स 2x ले लेते हैं, और साथ ही चले ये ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं। ये भी एक मैथमेटिकल फंक्शन है। जब आप इसको कोई वैल्यू इनपुट देंगे, तो चले इनपुट वैल्यू आपने 2 दे दी है, तो ये क्या करेगा, ये उस वैल्यू का डबल करेगा। ठीक है। डबल करेगा और साथ उसमें 1 ऐड करके आपको रिटर्न करेगा। इसका 2 का जो इनपुट वैल्यू है आपकी, वो उसका डबल क्या होगा, उसका डबल 4 होगा। 4 प्लस 1 5 देगा। इसी तरह अगर आप इसमें वैल्यू एंटर करते हैं, फॉर एग्जांपल 200, तो ये इसका डबल करेगा। डबल कितना होगा, 400 और प्लस 1, टोटल कितना आ जाएगा, 4 प्लस 401। ये आ गया, सिंपल है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट। और ऑनेस्टली बताऊं ना, ये जो मैंने आपको यहाँ पे इक्वेशन राइट करके दिखाई है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये एक न्यूरॉन की इक्वेशन है, ये एक न्यूरॉन है। ये ऐसा न्यूरॉन जो इनपुट में सिर्फ एक वैल्यू लेता है, जिसमें आपके पास एक डेटा सेट है जिसमें सिर्फ एक ही इनपुट फीचर है, ये वो न्यूरॉन है। चलिए इसको थोड़ा सा और ना नेक्स्ट लेवल पे चले लेके जाते हैं। ये आपके पास एक फंक्शन है जो बजाय एक इनपुट लेने के वो दो इनपुट लेता है, x1 और x2 लेता है एट अ टाइम। ठीक है। ये एक फंक्शन है, फॉर एग्जांपल ये इस तरह का कोई फंक्शन है, 2x1 प्लस 3x2, और साथ चले हम इसको 2 कर देते हैं। ठीक है। तो ये फंक्शन क्या करता है, ये फंक्शन इनपुट में दो वैल्यू लेगा, दो वैल्यूज लेता है। ठीक, x1 और x2। x1 को वो डबल करेगा, x2 को वो ट्रिपल करेगा, और साथ वो 2 ऐड कर देगा, और फाइनल जो आउटपुट आएगी
वो उसकी आउटपुट होगी। फॉर एग्जांपल वाई इसकी आउटपुट आ गई है। ये एक फंक्शन है ना। अगर इसमें कोई आपको मतलब डाउट है या कोई एतराज है कि नहीं ये इक्वेशन, ये जो इक्वेशन है ये मैथमेटिकल फंक्शन नहीं है, तो आप बता सकते हैं। हाँ जी, कोई क्वेश्चन हो इस चीज के रिलेटेड कि नहीं ये मैथमेटिकल फंक्शन नहीं है या इसमें हमने कुछ गलत किया है, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। हाँ जी, एनीवन। ओके। अब एक सेकेंड। अच्छा, मेरी आवाज तो आ रही है ना कहीं, है ना? ओके। क्योंकि क्वेश्चन किसी ने पूछा नहीं है। यस सर, आवाज क्लियर है। ठीक हो गया, थैंक यू। अच्छा, तो ये एक फंक्शन है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये भी एक न्यूरॉन है इस बट सर, तरह के। जी जी। कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ। जी जी। सर कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ, इस टॉपिक पे पहले अगेन थोड़ा सा परसों कीजिए ना। कंसेप्ट कंसेप्ट क्लियर नहीं है मतलब समझ नहीं आई। जी जी सर। यानी कंसेप्ट क्लियर नहीं है। सर मैंने लेट आई थिंक क्लास ज्वाइन किया, तो मुझे टॉपिक की समझ नहीं आ रही, हम कहाँ से स्टार्ट करें। ओके ओके, कोई बात नहीं, ये बिल्कुल बेसिक है, सिंपल है कि ये एक मैथ, अभी हमने डीप लर्निंग एआई कुछ भी टच नहीं किया। ये टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये जो मैंने आपको मैथमेटिक्स इक्वेशन दिखाई है ना, ये मे बी 8 ग्रेड से भी नीचे 7 6 वाले इसको कर रहे होते हैं, हमने ये की हुई है। ठीक है, ये सिंपल कुछ भी नहीं है, एक मैथमेटिकल फंक्शन है जो दो वैल्यू लेता है और उसके ऊपर कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करेगा। ऑपरेशन इसमें क्या है? ऑपरेशन सिंपल से है कि जो इनपुट वन होगी उसको वो डबल करेगा, इनपुट टू को वो ट्रिपल करेगा, फिर उन दोनों को ऐड करने के बाद टू साथ एडिशन करेगा और आपको एक आउटपुट रिटर्न करेगा। सिंपल। ठीक है। और लिटरली ओके अगर सर। मैं आपको बताऊं, ये भी एक न्यूरॉन है, हाँ ऐसा सर, न्यूरॉन जो सर, जिसमें। जी जी। हाँ सर, जो ये हम ऐड करेंगे तो एक ये भी एक फंक्शन मिलेगा। ये फंक्शन। ये फंक्शन मिलेगा, जो हमारा ये आंसर आएगा वो भी फंक्शन ही होगा। जी बिल्कुल। जिसका मैंने स्टार्ट में ही आपको बताया कि जो न्यूरॉन होता है ना वो एक मैथमेटिकल फंक्शन होता है। ये ये क्या ये मैथमेटिकल फंक्शन नहीं है? बिल्कुल है, मैथमेटिकल फंक्शन है न्यूरॉन। और ऑनेस्टली ये एक न्यूरॉन है, ऐसा न्यूरॉन जो इनपुट में दो वैल्यूज लेता है। ठीक है। फॉर एग्जांपल आपके पास एक डेटा सेट है। ये आपके पास एक डेटा सेट है जिसमें आप एज वैल्यू लेंगे, एज इनपुट है। और साथ उसमें चले ले लेते हैं सीजीपीए। सीजीपीए, ये सीजीपीए है। ठीक है। और आपने प्रिडिक्ट करना है कि क्या उस स्टूडेंट का के लेंगे एडमिशन होगा नहीं, यानी कि स्कॉलरशिप लगेगी या नहीं। ये ये एज, उसकी एज फॉर एग्जांपल उसकी, या इसको हम कुछ और ले आइल्स का स्कोर ले लेते हैं, ये आइल्स है। ये आइल्स का स्कोर है। ठीक है। आइल्स का स्कोर और सीजीपी आपने उसको एज अ इनपुट दिए और वो आपको बताएगा कि क्या इसका एडमिशन स्कॉलरशिप होगी या नहीं। ठीक है। तो बस ये है इनपुट। जो एज है ना, एज एज X1 है। सॉरी, आइल्स जो है ना वो X1 है, सीजीपी X2 है। ठीक है। जब आप ये दोनों वैल्यूज उसको देंगे ना, ये फॉर एग्जांपल ये वैल्यू 6.5 उसका स्कोर है, सीजीपी उसकी थी 3.8। ठीक है। और उसकी स्कॉलरशिप हो गई 1, स्कॉलरशिप उसकी हो गई। तो यहाँ पे आप 2 और 6.5 वैल्यू देंगे, साथ ही 3 इंटू 3.8 वैल्यू देंगे, +2 ऐड करेंगे तो वो रिटर्न आपको 1 करेगा। 1 नहीं, ऑब्वियसली कुछ और वैल्यू रिटर्न करेगा, लेकिन उसके ऊपर आप एक एक्टिवेशन फंक्शन लगाएंगे, वो भी आप आगे अभी थोड़ी देर बाद हम देखेंगे। तो इसने ओवरऑल आउटपुट में हमें 1 रिटर्न करके देना है। मतलब उसका एडमिशन हो गया, उसकी स्कॉलरशिप हो गई है।
इसी तरह किसी का स्कोर है 5, सीजीपीए उसकी चाहे 4/4 है, लेकिन उसका एडमिशन नहीं हुआ, उसकी स्कॉलरशिप नहीं हुई। क्यों? क्योंकि वो क्राइटेरिया नहीं मीट कर पाया, वट एवर जो भी रीजन थी, लेकिन उसका एडमिशन नहीं हुआ। 2 × 5 और 3 × 4 + 2, उसको आउटपुट में 0 रिटर्न हुआ। लिटरली यही काम हो रहा होता है अंडर द हुड, बिहाइंड द सीन, यही काम होता है। इसके अलावा कुछ भी न्यू नहीं होता। एक न्यूरल नेटवर्क में ना यही काम हो रहा होता है। ठीक है। ओके। अब जिससे जैसे जैसे आप एक डेटा सेट में इनपुट फीचर्स इंक्रीज होते जाते हैं ना, उस न्यूरॉन में वैसे वैसे ये जो इनको हम कहते हैं, ये इनपुट फीचर्स है, वैसे वैसे उसके अपने पैरामीटर्स भी इंक्रीज हो रहे होते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक और बात आ गई कि पैरामीटर्स क्या है, क्योंकि ये एक फंक्शन है, f(x), एक सेकेंड, ये एक फंक्शन है। फॉर एग्जांपल ये जिसका हमने लिया, ये एक x1, x2, 2x1 + 3x2 + 2। ये जो वैल्यूज है ना, ये जो वैल्यूज है, इनको कहते हैं हम पैरामीटर्स। ये ये जो इनको कहते हैं हम वेट्स, यानी जो इनपुट फीचर्स के साथ जो चीजें मल्टीप्लाई होंगी, ठीक है, उनको कहते हैं हम वेट्स। इसको वेट 2 कह लेते हैं, इसको 1 कह लेते हैं, जबकि ये जो एंड में आप एक एक एडिशनल वैल्यू के साथ ऐड कर रहे होते हैं ना, इसको कहते हैं हम बायस। इन तीनों का अपना अपना एक मकसद होता है। ठीक है। अभी तक हम सिर्फ न्यूरॉन की बात कर रहे हैं, सिंपल मैथमेटिक्स, सिंपल, यानी 7 क्लास वाली मैथमेटिक्स कर रहे हैं अभी, कोई कॉम्प्लेक्स चीज नहीं डिस्कस की। ये जो पैरामीटर्स आपने देखे ना, ये जो पैरामीटर्स है, ये वेट्स, इनको हम वेट्स कहते हैं। इनका काम क्या होता है? ठीक है। अच्छा, यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो ना, काइंडली वो आपने लाजमी बताना है, क्योंकि आगे चीजें थोड़ी सी डीप होती जाएंगी, और ये फंडामेंटल्स हैं, अगर ये ना कवर हुए तो आगे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए मुझे बस ये कंफर्म कर दें कि या अभी तक कोई क्वेश्चन हो, या x1 x2 ये कहाँ से आए हैं, ये क्यों लिए हैं, ये अगर आपको समझ नहीं आई तो आप बता सकते हैं। ओके। तो अच्छा, मैं बात कर रहा था कि वेट्स होते हैं, इनका काम क्या होता है? पैरामीटर्स। हम अक्सर सुन रहे होते हैं कि ChatGPT के इतने पैरामीटर्स हैं, जिमिनाई के इतने पैरामीटर्स थे, ठीक है, फलान न्यूरल नेटवर्क के इतने पैरामीटर्स हैं। वो बेसिकली इन वाले पैरामीटर्स की बात कर रहे होते हैं। ये पैरामीटर्स ही न्यूरल नेटवर्क की अपनी मेमोरी है। मेमोरी मतलब उसकी, क्या कहते हैं उसको, इंटेलिजेंस है। ठीक है। ये उनकी बिल्कुल जिस तरह हमारी इंटेलिजेंस है ना, ये न्यूरल नेटवर्क की इंटेलिजेंस होती है। ठीक है। अच्छा, इनके काम क्या होते हैं? सॉरी, मैं थोड़ा सा ना आगे पीछे चला गया था। काम क्या है इनका? अब अगर इस आप इक्वेशन को देखें ना, इस पूरी इक्वेशन को देखें, काम क्या हो रहा है? ये इक्वेशन या ये फंक्शंस जो भी वैल्यू आई है ना, फॉर एग्जांपल ये 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, या ये 0 है, तो फंक्शन बनता क्या है? x1, x2 और साथ में x1 + x2। अगर आप 0 इसको कंसिडर कर लें तो ये 0 है, चलिए ये 1 आ गया। तो कर क्या रहा है ये? जितने भी आपके डेटा सेट में इनपुट फीचर्स थे, यानी ये जितने भी आगे यहाँ पर थे हमारे, आइल्स का स्कोर और सीजीपीए, उन दोनों को बस वो ऐड कर रहा है, और कुछ भी नहीं इसने काम किया। ये देखे, इसने लिटरली बस यही काम किया है कि दोनों इनपुट फीचर्स को बस ऐड कर दिया है ना। लेकिन इसमें प्रॉब्लम है, ऐड तो उसने कर दिया, लेकिन अब जो फाइनल आउटपुट आएगी ना, उस फाइनल आउटपुट के ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, हर इनपुट फीचर्स का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ये ओवरऑल आपकी प्रेडिक्शन को इफेक्ट कर रहे होते हैं। जो x1 है, फॉर एग्जांपल x1 ने ज्यादा कंट्रीब्यूट करना था
अब अगर आप यहाँ पे देखें, इस डेटा सेट में आप देखें, इसमें सीजीपीए ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू आईएल्स। इवन दो के दो नहीं इंपॉर्टेंट है, लेकिन ज्यादा कौन सी है? सीजीपीए। सीजीपीए ज्यादा है, ठीक है। जबकि सीजीपीए फॉर एग्जांपल उसने इतना कंट्रीब्यूट किया ही नहीं आपकी प्रिडिक्शन जनरेट करने के लिए। यहाँ पे देखें, उसने उतना कंट्रीब्यूट किया ही नहीं, जबकि उसको ज्यादा करना चाहिए था। अब आपको ये भी पता है कि जो इनपुट फीचर्स होते हैं या इनपुट डेटा है उसको हम चेंज नहीं कर सकते। जो कंपनी ने या जो डेटा सेट हमें मिला है, हम सिर्फ उसको क्लीन करने के बाद डेटा सेट न्यूरल नेटवर्क को फीड करते हैं, उसको चेंज नहीं कर सकते। यानी हम अपनी मर्जी से नहीं कह सकते कि यहाँ पर सीजीपी उसकी 10 हो गई, चेंज नहीं कर सकते। जबकि न्यूरल नेटवर्क चाहता है कि ये वैल्यू इंक्रीज हो, ये वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए ताकि इसका ज्यादा इम्पैक्ट हो, लेकिन इसको चेंज कर ही नहीं सकते, ये तो पॉसिबल है ही नहीं। और इसी तरह ही आइल्स उतना इम्पैक्ट नहीं कर रहा, जबकि इसको, सॉरी क्या कहते हैं, ये ज्यादा कर रहा है जबकि इसको कम करना चाहिए था। तो हम 0.7 से इसको 5 नहीं कर सकते, 5 से इसको 2 नहीं कर सकते, खुद से हम नहीं कर सकते। ये हम फ्लेक्सिबिलिटी न्यूरल नेटवर्क को देते हैं कि वो खुद फाइंड करे कि कौन सा इनपुट फीचर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा लेस इंपॉर्टेंट है। ज्यादा इंपॉर्टेंट का मतलब ये नहीं कि बस वही इन इनपुट फीचर्स है। इंपॉर्टेंट का मतलब कि वो कितना इम्पैक्ट डाल रहा है आपकी आउटपुट के ऊपर। जिस तरह यहाँ पे मैंने आपको आउटपुट करके दिखाई, ये 1 आई, 0 आई, ये वाली। अब क्वेश्चन ये आता है कि जबकि इसको हम चेंज कर ही नहीं सकते, फिर मॉडल तो चाहता है कि ये ज्यादा इम्पैक्ट डालना चाहिए, इसको ज्यादा इम्पैक्ट डालना चाहिए, लेकिन इसको हम चेंज कर नहीं सकते। प्रॉब्लम आ गई। तो मॉडल को हम एक फ्लेक्सिबिलिटी ये भी देते हैं कि हम ना एक एडिशनल वैल्यू के साथ उसको मल्टीप्लाई करवा देते हैं कि अगर न्यूरल नेटवर्क को, न्यूरॉन को लगता है कि ये वाली जो वैल्यू है ना, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको ज्यादा कंट्रीब्यूट करना चाहिए, तो वो यहाँ पे जो पैरामीटर्स है ना, ये वाले पैरामीटर्स W1 और W2, वो इनके अकॉर्डिंग इनकी वैल्यू इंक्रीज करे या डिक्रीज करे। अगर वो चाहता है कि इसकी वैल्यू जो है ना वो ज्यादा होनी चाहिए थी, X2 ज्यादा होना चाहिए था, तो वो इस वाले पैरामीटर को W1 को, सॉरी W2 को वो इंक्रीज कर देगा, इसकी वैल्यू इंक्रीज कर देगा। तो एज अ ओवरऑल इस वाले फैक्टर की जो वैल्यू होगी, कंट्रीब्यूशन होगी, वो ज्यादा हो जाएगी। जबकि ये ऑलरेडी ज्यादा थी, इसकी कम करनी चाहिए थी, तो वो वैल्यू 0.7 करके इसका इम्पैक्ट डिक्रीज कर देगा। तो ये आपको नहीं लगता कि ये ही लर्निंग है? ये पैरामीटर्स कहते हैं ना कि पैरामीटर्स अपडेट होना, ये वाले वैल्यूज अपडेट हो रही होती हैं। यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो? नो सर, थैंक यू। ओके। तो बस ये न्यूरॉन है, इंटरनली न्यूरॉन यही काम कर रहा होता है। आपको एज अब मैंने प्रिसाइज बताया कि ये न्यूरॉन होता है, इस तरह इनकी वैल्यूज अपडेट हो रही होती हैं। अच्छा, हमने देख लिया कि वेट्स का काम क्या होता है, वेट्स ये है। फिर भैंस का क्या काम है? इमेजिन करें कि आपके डेटा सेट में सारी वैल्यू जीरो थी, सारी वैल्यूज, ये भी जीरो, ये भी जीरो। तो अगर हम बायस ना ऐड करें, तो आपकी जो पैरामीटर्स की वैल्यू वो जितनी मर्जी हो, वेट्स की वैल्यू जितनी मर्जी हो, 1,000 इसकी है, 2,000 इसकी है, 1,000 मल्टीप्लाई बाय 0, 2,000 मल्टीप्लाई बाय 0, स्कोर क्या आएगा? स्कोर, सॉरी क्या कहते हैं इसको, रिजल्ट क्या आएगा? 0। इस दौरान भी हम मॉडल को ये फ्लेक्सिबिलिटी दे रहे होते हैं कि इन केस अगर तब भी 0 आए, तो 0 नहीं बल्कि तब भी आपने कुछ ना कुछ वैल्यू देनी है। तो वो हम बायस ऐड कर रहे होते हैं कि वो अपनी मर्जी से जिस की तरफ वो चाहना जाना चाहे, यानी क्लास 1 की तरफ जाना है। बेसिकली ये ना डिसीजन बाउंड्री को वो कंट्रोल कर रहा होता है, क्योंकि अभी हम ज्योमेट्रिकली न्यूरॉन को अब हमने नहीं देखा, तो इसलिए आपको मे भी समझ ना आए कि ये डिसीजन बाउंड्री क्या होती है और ये वो शिफ्ट क्यों करता है।
फिर नेक्स्ट किसी सेशन में जब हम इसको न्यूरॉन को ज्योमेट्रिकली देखेंगे ना, तब मैं आपको बता दूंगा कि ये बायस का एक्चुअल काम क्या है। एक्चुअल काम इसका डिसीजन बाउंड्री को शिफ्ट करना है। वो अभी भी, बल्कि डिसीजन बाउंड्री अभी भी हम प्रिंट करेंगे, तभी मैं आपको दिखा दूंगा। बेसिकली वो ने को शिफ्ट कर रहा होता है। ठीक है, कि किस तरफ जाए, वो क्लास 1 की तरफ जाए या क्लास 2 की तरफ जाए। ठीक है, वो ये जो बायस है ना, इसको हैंडल कर रहा होता है। तो बस ये न्यूरॉन था। अब न्यूरॉन की एक डायग्राम बना के ना फिर इसको ट्रेन करते हैं। ये आपका एक न्यूरॉन है। ठीक है, X1 X2, ये वाले जो इनपुट फीचर्स हैं आप मॉडल को प्रोवाइड कर देंगे। इसके जो पैरामीटर्स हैं वो W1 W2, जबकि इसकी एक बायस भी होगी, है ना। और एट द एंड हमें एक रिजल्ट मिलेगा जिसको हम Z कहते हैं। अब ये वाला जो, इसको हम राइट इस तरह से कर लेते हैं कि चले Z W1 मल्टीप्लाई X1 W2 X2 प्लस B। ये देखें, क्या ये वही इक्वेशन नहीं है जो ऊपर हमने यहाँ पे राइट की है? ये वाली हो गई। मैंने आपको यहाँ पे फंक्शन का दिखाया था, फंक्शन, ये वाला फंक्शन, क्या ये वही चीज नहीं है? वही है, एज इट इज है, ये 100% सेम है। ये बिल्कुल 100% सेम है, हाँ ना। तो ये, अब पैरामीटर्स की कोई ना कोई वैल्यू होगी, वेट 1 की, वेट 2 की, पाइस की। बस सिंपली ये इनपुट फीचर्स लेगा, X1 और X2 लेगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद ऐड, सभी को ऐड कर देगा और फाइनली हमें एक आउटपुट मिलेगी। ठीक है, अगर हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, अगर तो हम रिग्रेशन कोई टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, तो ये फाइनल आपकी फाइनल आउटपुट कंसीडर की जाएगी, अगर सिर्फ एक ही न्यूरॉन है। लेकिन अगर आप एक क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, क्लासिफिकेशन करने के बाद कोई ना कोई वैल्यू आएगी, ये 0 भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है। ठीक है, लेकिन आपको कैसे पता चलेगा? अगर तो अच्छा, क्योंकि ये क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, अगर 0 आ गई ना वैल्यू, इसकी 0 आ गई, अगर ये वैल्यू 0 आ गई, इसका मतलब कि ये नेगेटिव क्लास से बिलोंग कर रही होगी, यानी कि किसी जीरो से। फॉर एग्जांपल कैट और डॉग की बात कर लेते हैं, या हम चले कैंसर डिटेक्शन की बात कर लेते हैं। अगर वैल्यू आ गई, इसकी फाइनल वैल्यू आ गई नेगेटिव, नेगेटिव में कोई वैल्यू आ गई, 1 आ गई, या -10 आ गई, -100 आ गई, जितनी मर्जी है, लेकिन नेगेटिव में, इसका मतलब कि वो क्लास 0 से बिलोंग करती है, यानी क्लास नेगेटिव से, कि इसको कैंसर नहीं है। दूसरी तरफ अगर इसकी वैल्यू आ जाती है 0 0, इसका मतलब यह है कि मॉडल को पता ही नहीं है, मतलब 50-50। इसका मतलब यह है कि मॉडल इसको 50-50 कैटेगराइज करता है कि कैंसर हो भी सकता है, कैंसर नहीं भी हो सकता, 50-50 उसको खुद नहीं पता। अगर इसकी वैल्यू पॉजिटिव में आ गई, ठीक है, पॉजिटिव में वैल्यू आ गई मोर देन 0, तो ये क्लास 1 से बिलोंग करेगी, कि उसको कैंसर था। ठीक है, ये तो आपने देख लिया है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको ये नहीं पता चला कि 1 आ गया मतलब उसको कितने परसेंट यकीन है। ठीक है, उसने बता दिया कि ये क्लास, उसको कैंसर नहीं है, उसने तो वैसे ही रैंडमली बता दिया कि यार इसको कैंसर नहीं है, ठीक है, नेगेटिव है, लेकिन कितने परसेंट उसको यकीन है, ये नहीं पता, इसने ये नहीं बताया। इसी तरह ही उसने कह दिया कि हाँ इसको कैंसर है, लेकिन कैसे, कितने परसेंट यकीन है एक्यूरेसी उसको? और प्रेसिजन पे आ जाएगा। एक्यूरेसी नहीं सर, यहाँ पर एक्यूरेसी और वो कुछ और चीज होती है। वो एक्यूरेसी ही बता रही होती है कि कितने डेटा में से कितने, क्या कहते हैं इसमें उसको, हाँ, कि कितने परसेंट इसको ना वो है, क्लासिफाई करता है, वो चीज है। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी आती है, प्रोबेबिलिटी कॉन्सेप्ट। जब उसने बताया कि उसको कैंसर है, साथ वो भी ये भी बताया कि उसको 80% यकीन फिर है। इसमें ये होता है ट्रू पॉजिटिव ट्रू नेगेटिव है, ऑल पॉजिटिव और नेगेटिव कंडीशन बिल्कुल सर, एट द एंड वो ये बताएगा कि उसको
कैंसर है या नहीं है, लेकिन कितने परसेंट है वो ये भी बताना चाहिए। तो इसके लिए तो थोड़ा सा इसको और थोड़ा सा ज्यादा इंटरप्रेट बनाने के लिए, इंटरप्रेटेबिलिटी बनाने करने के लिए हम एक फंक्शन लगाते हैं जिसको हम कहते हैं एक्टिवेशन फंक्शन। एक्टिवेशन फंक्शन, ठीक है। एक्टिवेशन फंक्शन अब माउस के साथ तो खैर नहीं राइट किया जा रहा, बहरहाल उसको एक्टिवेशन फंक्शन कहते हैं। कौन सा एक्टिवेशन फंक्शन? सिग्मोइड, स्पेसिफिकली सिग्मोइड। जब हमारे पास एक ही न्यूरॉन होता है और हम क्लासिफिकेशन कर रहे होते हैं, तो हम यहाँ पे एक्टिवेशन फंक्शन लगाएंगे सिग्मोइड। सिग्मोइड, ठीक है। सिग्मोइड करता क्या है? सिग्मोइड की इक्वेशन जो होती है ना, वो भी एक मैथमेटिकल फंक्शन है। अब आप देखें, लॉजिक लॉजिक देखें, सॉरी लॉजिक। ये इनपुट फीचर्स थे, आपने डेटा प्रोवाइड कर दिया, एट दी एंड उसको रिजल्ट मिल गया। अब ये जो रिजल्ट मिला है, ये एक सिंपल एक न्यूमेरिकल वैल्यू, इंटीजर वैल्यू है, ठीक है। आपको नहीं पता कि जिस तरह ये इंटीजर वैल्यू है, तो इसको आप फिर फर्दर एक और फंक्शन में से पास करेंगे जिसको हम कहते हैं सिग्मोइड। ये सिग्मोइड की डायग्राम है, और ये फाइनली फिर आपको बता देगा कि ये कैंसर था या नहीं था, जीरो है या वन है, आपको ये बताएगा, ठीक है। एक्टिवेशन फंक्शन यानी सिग्मोइड भी एक मैथमेटिकल फंक्शन है जिसकी इक्वेशन जो है ना वो ये है, 1 एक्सपोनेंशियल माइनस जी। यानी ये इनपुट है जो पीछे से न्यूरॉन की प्री, इसको प्री एक्टिवेशन भी कहते हैं, बाय द वे इसको प्री एक्टिवेशन कहते हैं। यानी इस वाले पार्ट को ना, इस वाले पार्ट को प्री एक्टिवेशन फंक्शन कहते हैं, प्री एक्टिवेशन फंक्शन या लीनियर कॉम्बिनेशन। उसका रिजल्ट हम एक्टिवेशन फंक्शन को पास करेंगे, ये उसकी इक्वेशन है, ये भी एक मैथमेटिकल फंक्शन है, और तो कुछ भी नहीं है। अभी तक हमने लिटरली, अगर मैं आपको एमएल या डीप लर्निंग के पर्सपेक्टिव से बताऊं ना, हमने एक कंप्लीट न्यूरॉन अंडरस्टैंड कर लिया है। एक लॉजिस्टिक रिग्रेशन और लीनियर रिग्रेशन, एमएल के दो एल्गोरिदम है, वो भी हमने कवर कर लिए हैं, सिर्फ मैथमेटिक्स अंडरस्टैंड करते हुए, और वो मैथमेटिक्स जो हम 7 क्लास में पढ़ते आए हैं। यकीन करें, हमने ये 2-3 एल्गोरिदम कर भी लिए हैं। मैं आपको बताता हूँ कि कहाँ कहाँ किए हैं। अगर हम एक्टिवेशन फंक्शन ना लगाएं तो वो लीनियर रिग्रेशन है। सिंपल, हमें एक जो आउटपुट मिली है, एट दी एंड हमें जो आउटपुट मिल रही है, ये सिंपल एक आउटपुट मिल रही है ना, ये एक लीनियर रिग्रेशन है। ये जो आप हमें एक आउटपुट देता है, ये लीनियर रिग्रेशन है। अगर हम इसके ऊपर एक्टिवेशन फंक्शन लगा देते हैं तो वो लॉजिस्टिक रिग्रेशन बन गया है, बस। लॉजिस्टिक रिग्रेशन यूज होता है क्लासिफिकेशन के लिए। अच्छा, ये मैथमेटिकल फंक्शन है, ये करेगा क्या? अब देखें, इमेजिन करें कि इसने बहुत बड़ी वैल्यू दे दी है, वन में उसने कहा कि मुझे, यानी इसने पॉजिटिव में बहुत बड़ी वैल्यू दे दी। इमेजिन करें कि वो 200 है। अच्छा, ये 200 इस फंक्शन के लिहाज से बहुत बड़ी है, तो होगा क्या अब? 200 वैल्यू है इस फंक्शन में, जब हम ये 200 यानी कि 200 ऐड करेंगे, 1/1 प्लस नेगेटिव में 200 जब वैल्यू देंगे तो ये बहुत छोटी वैल्यू आएगी, क्लोजर टू जीरो। तो ये वैल्यू क्लोजर टू जीरो आएगी, आप करके भी देख लें, मैं इसके पाईटॉर्च में या नमपाई में करके देख लें, ये बहुत छोटी वैल्यू आएगी, जीरो, वेरी क्लोज टू जीरो। चले हम इसको जीरो कंसिडर कर लेते हैं, क्योंकि 200 एक्सपोनेंशियल में दे दिया तो ये जीरो की वैल्यू को आ गई है। तो अब ये हमें 1/1 इक्वेशन देगा, तो एज अ रिजल्ट क्या आएगा? 1 आएगा, ठीक है। अब इसने बता दिया कि ये 1 है, ठीक है। बात समझ आ रही है? इसका मतलब जब इसने 1 दे दिया ना, डायरेक्टली जब उसने 1 दे दिया, मतलब उसको 100% यकीन था, उसको 100% यकीन था कि ये इसको कैंसर है, ठीक है। अब देख लेते हैं थोड़ा सा और नेगेटिव में देख लेते हैं, उसको लगा के नहीं, इसको कैंसर नहीं है, और उसने वैल्यू दी 100, या माइनस में उसको उसने दी, माइनस में 100 वैल्यू दे दी। माइनस में जब उसने 100 वैल्यू दी ना, तो यहाँ पे माइनस आएगा, -100 माइनस माइनस प्लस। अब पॉजिटिव में जब ये जो पॉजिटिव में 100 आया,
जाएगा तो ये बहुत बड़ी वैल्यू होगी, बहुत बड़ी वैल्यू। ठीक है, इतनी बड़ी वैल्यू होगी कि 1 होगी। 1 बाय, जब 1 बाय करेंगे इसको, 1/100 के साथ करेंगे तो ये एक बहुत छोटी वैल्यू हो जाएगी। अच्छा, ये बहुत बड़ी वैल्यू होगी। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि यहाँ पे हम सिर्फ एग्जांपल ले रहे हैं, लेकिन ये बहुत बड़ी वैल्यू हो जाएगी। तो 1 बाय एक बहुत बड़ी वैल्यू, चले हम 1000 देख लेते, 1000। जब ये 1000 वैल्यू 1 बाय, तो ये आपको नहीं लगता कि वेरी क्लोजर टू जीरो हो जाएगी, है ना? तो उस केस में ये बता देगा कि उसको 100% यकीन है। ठीक है, कि उसको 100% जीरो, जीरो आ गई, मतलब आप 100 में से माइनस कर रहे होते हैं, ये वैल्यूज 100 में से माइनस कर रहे होते हैं जो उसकी वैल्यू है। इसका मतलब 100% उसको यकीन है कि ये जो वैल्यू है ना, कि इसको कैंसर नहीं है। अब अगर उसकी, जिस तरह मैंने यहाँ पे बताया था कि उसको लगा के 50-50 चांसेस, उसको नहीं पता, फिर उस केस में जीरो, ई की पावर जीरो। जब भी किसी भी चीज की पावर जीरो होती है, आया कि वो पॉजिटिव हो नेगेटिव हो कोई फर्क नहीं पड़ता, जब उसकी वैल्यू जीरो हो गई ना, उसने 1 रिटर्न करना। 1 + 1 2, 1/2, 0.5, 0.5, मतलब ये 50% चांसेस है, उसको 50% यकीन है। तो ये एक्टिवेशन फंक्शन काम कर रहा होता है। यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, फिर हम कोड की तरफ चलते हैं। नो सर, ये बताइए। पार्ट थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, ये आपने ना देखना। हाँ जी, यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो? नो। पाइटॉर्च की कुछ लाइब्रेरीज हैं वो मैंने इंपोर्ट कर ली है। ये डेटा सेट मैंने खुद से बनाया है। ठीक है, ये आपको अंडरस्टैंड करने की, अगर तो समझ आ गई बहुत अच्छी बात है, नहीं आई तो भी कोई बात नहीं है। बस मैंने ये डेटा सेट क्रिएट किया है, ये वाला डेटा सेट, ये सिंपल सा। ठीक है, ये वाला, ये दो, ये क्लास 1 है, ये क्लास 2 है। ठीक है, यहाँ पर क्लास 1 है, ये क्लास 1 है, ये क्लास 2 है, क्लास 0 है। ठीक है, क्योंकि ये क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है, बस मैंने यहाँ पर पाईटॉर्च में कन्वर्ट कर दिया है उसको। और ये सिंगल न्यूरॉन जो मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि ये सिंगल न्यूरॉन है, अब मैं साथ साथ चले इसको बनाता जाऊंगा। ये न्यूरॉन है, इसको हमने प्रोवाइड किए हैं दो इनपुट फीचर्स, x1, x2, ये हम प्रोवाइड कर रहे होंगे। ठीक है, ये सिंगल न्यूरॉन आ गया। बाकी यहाँ पे मैंने इसका कंस्ट्रक्टर डिफाइन कर लिया है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, सुपर क्लास, क्योंकि ये एक पाइटॉर्च ऑलरेडी इसके अंदर बहुत सारे फंक्शंस बनाए हुए हैं, बना के रखे हुए हैं। तो इस वाले कंस्ट्रक्टर को यहाँ पे कह लें कि लेके आने के लिए ना, यहाँ पे उसको कॉल करने के लिए, ठीक है, इस क्लास का, यानी कि किस क्लास का, मॉड्यूल क्लास में जितने भी कंस्ट्रक्टर में फंक्शंस होंगे ना, मेथड्स होंगे, जब हमने यहाँ पे सुपर क्लास लगा दी है ना, तो ये जो मॉड्यूल का कंस्ट्रक्टर होगा वो हमारी क्लास का कंस्ट्रक्टर बन जाएगा। तो ये एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है इन ओप। तो बस वो काम किया है मैंने, अदरवाइज हमारा जो असल काम स्टार्ट होता है वो यहाँ से स्टार्ट हो, ये है बस ये। पाइटॉर्च में NN न्यूरल नेटवर्क डॉट लीनियर, ये होता है, एक मेथड होता है जिसमें हम लोग पहली वैल्यू बता रहे होते हैं। पहली वैल्यू कितने इनपुट फीचर्स हैं, इनपुट फीचर्स कितने हैं, एक ये इनपुट फीचर है और एक ये इनपुट फीचर्स है, इसमें दो इनपुट फीचर्स हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने दो इनपुट फीचर्स इसके डिफाइन कर दिए थे, क्या कहते हैं इसको, इनपुट फीचर्स यहाँ पे मैंने डिफाइन कर दिए इनके लिए, क्लास 1 के लिए, क्लास 2 के लिए, और आगे फिर इनको मैंने बना दिया था। बहरहाल
ये मैंने सिंपली एक न्यूरल डेटा सेट क्रिएट किया था। इसमें सिर्फ दो इनपुट फीचर्स हैं। अगर मैं आपको यहाँ पे प्रिंट करके भी दिखाऊं, चलिए मैं आपको ना यहाँ पे प्रिंट करके भी दिखा देता हूँ। डेटा सेट में सिर्फ दो ही इनपुट फीचर्स हैं। जितने इनपुट फीचर्स होंगे उतने ही पैरामीटर्स बनते हैं, जैसे हमने पहले देखा है। ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। कितने इनपुट फीचर्स है? ये इनपुट फीचर्स हैं 500। क्या है? 500 डेटा सेट है, डेटा सैंपल्स है। ये 1 2 3 4 ये सारे मिला के 500 बनते हैं। ठीक है। दो इनपुट फीचर्स हैं, ये याद रखें। दो इन, पहले हमने ना, जब हम डॉट यानी डॉट लीनियर कर रहे होते हैं, पहले हमने बताना कि कितने इनपुट फीचर्स होंगे। अगर हमारे डेटा सेट में 50 फीचर्स होते तो हम यहाँ पे 50 लिख रहे होते हैं, 50। क्योंकि अब सिर्फ दो इनपुट फीचर्स है तो दो। नंबर ऑफ न्यूरॉन्स, एक न्यूरल नेटवर्क जो होता है ना, क्योंकि पाइटॉर्च को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप एक न्यूरॉन राइट कर रहे हैं, दो राइट कर रहे हैं, तीन कर रहे हैं, तो उसको फर्क नहीं पड़ता। उसने ऑलरेडी क्लासेस बना के दी हुई हैं हमें। ये एक प्रॉपर एक न्यूरल नेटवर्क इस तरह से होता है। ठीक है। ये इस तरह ना मैच हो रही होती हैं, इस तरह। अच्छा, ये पहली लेयर है जिसको हम इनपुट लेयर कह रहे होते हैं। ये दूसरी लेयर है हिडन लेयर, और ये आउटपुट लेयर है। इसको पूरी एक लेयर को ना लीनियर कहा है इसने। ये लीनियर है, ये लीनियर है। इस लेयर को कितने इनपुट फीचर्स मिल रहे हैं पीछे से? दो इनपुट फीचर्स हैं, दो मिल गए हैं। और कितने न्यूरॉन्स हैं? अगर हम इसी को देख लेते हैं तो फोर फोर होने चाहिए, तो हम यहाँ पे फोर राइट करेंगे। क्योंकि अभी हमने सिर्फ यहाँ पे एक ही न्यूरॉन देखा था, तो ये पहली लेयर है। लीनियर में कितने इनपुट फीचर्स हैं? दो। कितने इनपुट न्यूरॉन है? एक। तो इसलिए मैंने यहाँ पे वन राइट कर दिया। बस बता दिया। अब फॉरवर्ड पास आपने स्टडी किया होगा। फॉरवर्ड पास क्या होता है, बैकवर्ड पास क्या होता है? अगर किसी ने नहीं अंडरस्टैंड किया इसका पता तो वो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम कंटिन्यू करते हैं। ओके। तो फॉरवर्ड पास में बेसिकली यहाँ पे जो मैंने आपको दिखाया ना कि इनपुट फीचर्स वैल्यू जाती है, ऊपर भी मैंने आपको दिखाया था कि वो सारे ऐड हो रहे थे, ऑपरेशंस होगा, फिर फाइनल आपको एक आउटपुट मिलेगी। ये वाली आउटपुट जो मैंने आपको दिखाई थी, ये वाली आउटपुट मिलेंगी। तो इसको ही फॉरवर्ड पास कहते हैं। फॉरवर्ड पास में सबसे पहले हम इस वाली लेयर को कॉल करेंगे, जो हमने ऑलरेडी न्यूरॉन बना के रख लिया है। उसको कॉल करेंगे यहाँ पर। ये इनपुट फीचर्स है, इनपुट फीचर्स पास करेंगे, तो उसने हमें एक जी रिटर्न करना है। ये एक जी वैल्यू होगी। ठीक है। अब जी वैल्यू, जब मैंने आपको बताया कि अगर तो आप सिर्फ लीनियर रिग्रेशन के साथ काम कर रहे हैं और आपके पास सिर्फ एक ही न्यूरॉन है, तो आपको एक्टिवेशन फंक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है। वो आपकी फाइनल प्रिडिक्शन कंसिडर की जाएगी। ठीक है। क्योंकि अभी हम सिर्फ लीनियर रिग्रेशन के साथ नहीं कर रहे हैं, ये एक क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है, तो हमें एक एक्टिवेशन फंक्शन लगाना होगा जो सिग्मोइड है। मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था, ये सिग्मोइड है। सिग्मोइड ये जी है, जी वैल्यू देंगे। तो इंटरनली ये काम हो रहा होगा इस वाले एक्टिवेशन फंक्शन में। पहले उसने जी कैलकुलेट करना है, फिर उसने पाइटॉर्च के साथ, पाइटॉर्च में जो सिग्मॉइड फंक्शन है वो रिटर्न करना है। ये सिग्मॉइड फंक्शन जो है ना, ये इस सिग्मॉइड फंक्शन में ये वाली इक्वेशन राइट की हुई है, और उसमें ये ऑपरेशन होगा, और हम एक फाइनल आउटपुट रिटर्न करके दे देगा। ये फाइनल आउटपुट आ गई है। ठीक है। ये लॉस फंक्शन है। ये लॉस बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी लॉस फंक्शन होता है। मैम ने आपको बताया होगा कि लॉस फंक्शन क्या होता है। मैम आपने बताया था, या मैं इसको थोड़ा सा कर दूं? लॉस फंक्शन बेसिकली ना बस ये बताता है, बस नहीं, बताता तो बहुत कुछ है, लेकिन लॉस फंक्शन कह लें कि इसमें ना न्यूरल नेटवर्क में या पूरे डीप लर्निंग कॉन्सेप्ट में लॉस फंक्शन एक बैकबोन है या गाइडर है। ठीक है। और गाइडर कह लें कि, या मतलब बस उसने गाइड करना है कि भाई आपका जो ओवरऑल न्यूरल नेटवर्क है ना, वो कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है या कितना बुरा परफॉर्म कर रहा है।
अगर तो लॉस फंक्शन की वैल्यू जीरो के क्लोजर, मतलब बहुत बड़ी वैल्यू आ गई, इसका मतलब मॉडल हमारा गलत है, अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा। तो हमने ओवरऑल ये मोटिव रखना होता है कि इस लॉस की वैल्यू हम मिनिमम से मिनिमम बना ले। जीरो नहीं हो सकती, जीरो उस केस में होगी कि जब आपका मॉडल जो है ना वो बिल्कुल परफेक्ट 100/100 प्रेडिक्ट करेगा, तो उस केस में। लेकिन ये ऑब्वियसली रियल वर्ल्ड डेटा में ये पॉसिबल नहीं है, तो लॉस की वैल्यू कुछ ना कुछ होती है। तो ये लॉस फंक्शन है। लॉस फंक्शन भी एक मैथमेटिकल फंक्शन होता है, और इसने बस ये बताना होता है कि आपका मॉडल कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है। फिर उसके बाद आ जाता है स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट। ये एक ऑप्टिमाइजर, एक एल्गोरिदम है, क्योंकि एक ही क्लास में हम ये चीज़ें कवर नहीं कर सकते, तो हमें फिर ऑब्वियसली इसको थोड़ा सा एब्स्ट्रैक्ट में रखना होगा। ये एक बहुत बड़ी एक साइंस है, ऑप्टिमाइजर। ठीक है, ये एक अलग एल्गोरिदम है, नेक्स्ट क्लासेस में हम इसको भी डिस्कस कर रहे होंगे। ये करता क्या है, ये बेसिकली यहाँ पे जो मैंने आपको दिखाया था ना, ये पैरामीटर्स, कि ये पैरामीटर्स अपडेट हो रहे होते हैं। इसको कैसे पता चलेगा कि X1 ज्यादा इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट नहीं, बार बार मैं ये गलती कर रहा हूँ, X1 की इम्पोर्टेंस ज्यादा है, या X1 ज्यादा कंट्रीब्यूट करना, हाँ कंट्रीब्यूट कह सकते हैं कि X1 को ज्यादा कंट्रीब्यूट करना चाहिए, X2 को कम करना चाहिए। इसको कैसे पता चलेगा? इसको पता चलाने के लिए पैरामीटर्स की वैल्यू जो कैलकुलेट की जाती है ना, वो यही एल्गोरिथम करता है। ऑप्टिम स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट, ये एक सिंपल सा एल्गोरिथम है। एडवांस डीप लर्निंग में और भी बहुत सारे एडवांस एल्गोरिथम्स हैं, एडम हो गया, मोमेंटम स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट है, इसके काफ़ी सारे हैं, लेकिन बिल्कुल इजी होके हमने यूज़ किया सिंपल सा, जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे किसी और क्लास में। ठीक है, पैरामीटर्स, ये मॉडल के पैरामीटर्स ले लिए। ये वाले जो मॉडल है हमारा, इसके जो पैरामीटर्स है, पैरामीटर्स कौन से जो मैंने आपको ये दिखाए हैं, ये दो। ठीक है, चले ना, इससे पहले मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ कि पैरामीटर्स दिखते कैसे हैं। पैरामीटर्स होते कैसे हैं, आपको ये देख के ना हैरानी हो जानी चाहिए। पेरेंट्स लिस्ट, आपको ये थोड़ी सी ना क्या कहते हैं, हैरानी होनी चाहिए कि ये एक एरे होगी, सिंपल लिस्ट होगी, लिस्ट भी नहीं, ये एरे होगी, एक एरे। लिस्ट तो मैंने इसलिए की है ताकि वो एक लिस्ट फॉर्म में हमें नजर आ जाए। ये देखें, ये टेंसर, ये पैरामीटर्स है, ये पैरामीटर है और ये बायस है। ये W1 है, ये W2 है, ये बायस है। ठीक है, बस और कुछ भी नहीं इसमें। ये वैल्यूज हम इसको देंगे, उसका स्टिक ग्रेडियंट डिसेंट को देंगे, तो बस आगे यहाँ पर ट्रेनिंग की लूप आ जाएगी। इसको रन करके ना, यहाँ पर ट्रेनिंग की लूप स्टार्ट हो गई है। कितनी बार, इसमें बता देता हूँ कि हुआ क्या है। अब इसमें एक्चुअली में ना मॉडल हमने लिया था, मॉडल कौन सा मॉडल, ये वाला मॉडल, ये वाला मॉडल कौन सा, सिंगल न्यूरॉन। इसमें ये आ गया, इसको हमने फिर वो एक्स ट्रेन दिया। एक्स ट्रेन कौन सा, यहाँ पर जो एक्स ट्रेन है, यानी इनपुट फीचर्स, इनपुट फीचर, ये इनपुट फीचर्स मैंने यहाँ पे इसको दिए हैं, और इसने हमें एक फाइनल आउटपुट प्रेडिक्ट करके दी है, ये वाली, ये, सॉरी कहाँ पर गई, इसने ये एक्टिवेशन फंक्शन को लगाने के बाद ये वाली ये मिली हमें, ये काम होने के बाद ये वाली इनपुट हमें मिली है यहाँ पर। ठीक है, ये मिल गई है। देखने के लिए ना हम सिर्फ एक ही इपोक चलाते हैं, अभी के लिए सिर्फ एक ही, प्रिंट वाई हैट, वाई हैट, ये देखें, ये प्रिडिक्शन हुई है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो एक बहुत बड़ी वो आ गई है, लिस्ट आ गई है, एरे आ गई है। ये बिल्कुल आई है, क्यों? क्योंकि हमारे डेटा सेट में कितने सैंपल्स हैं, 500 है। 500, तो हर सैंपल के अगेंस्ट एक प्रिडिक्शन हुई है। इसकी अगर हम शेप देखेंगे तो ये 500 होगी, 500/1। ठीक है, 500 इसमें
प्रिडिक्शंस की हैं, क्योंकि हर सैंपल के अगेंस्ट। बस अब इसको हम एक लॉस फंक्शन में पास करेंगे। लॉस फंक्शन हमें बताएगा कि कितना लॉस हुआ है, लॉस कितना, मतलब उसमें कितना अच्छा परफॉर्म किया है। चलो इसको भी प्रिंट करके देख लेते हैं। वैसे तो यहाँ पे इसने प्रिडिक्ट यहाँ पे लगा दिया हुआ, तो हमें करने की ज़रूरत नहीं है। अब ऑप्टिमाइज इसको एक सेकेंड के लिए इस वाली लाइन को ना इग्नोर कर दें, 7 वाली को, 9 पे आ जाए। पैरामीटर्स के ना, पैरामीटर्स कह दिया, जो है ना ग्रेडियंट कैलकुलेट होंगे। ग्रेडियंट यानी कि इन पैरामीटर्स को अपडेट करने के लिए ना, ग्रेडियंट मतलब डेरिवेटिव्स कैलकुलेट कर रहे होते हैं। वो डेरिवेटिव्स हमें ये वाला फंक्शन लॉस डॉट बैकवर्ड बैक प्रोपगेशन के साथ वो ग्रेडियंट कैलकुलेट हो जाएंगे। और फिर ऑप्टिमाइजर स्टेप करेगा, इन वैल्यूज को अपडेट कर देगा। ठीक है, अपडेट करने के बाद बस वो वैल्यू अपडेट कर देगा और एक इपोक रन कंप्लीट हो जाएगी। अब आते हैं इसके ऊपर। इसने क्या किया है, ये एक्चुअली ना, जब आपने फर्स्ट टाइम आपने ग्रेडियंट कैलकुलेट किए हैं, ये ग्रेडियंट कैलकुलेट किए हैं, फिर आप जब दूसरी बार ग्रेडियंट कैलकुलेट करेंगे ना, तो अगर आपने फॉर एग्जांपल पहली इपोक में इसके 2 आए थे ग्रेडियंट, इसके 4 आए थे, ठीक है, ग्रेडियंट की बात कर रहा हूँ मैं, वैल्यू की बात नहीं कर रहा, इनके ग्रेडियंट आए थे फॉर एग्जांपल ये वाले। तो जब आप दूसरी बार करेंगे ना, दूसरी बार आए थे फॉर एग्जांपल 3 आए, इसके आए 1, तो ये ना उनको ऐड करता जाएगा। उनको अक्यूमुलेट या क्यूम्यूलेटिव इस तरह कुछ वर्ड है, उसको ये ऐड करता जा रहा होता है। हम कहते हैं कि नहीं नहीं, ये ऐड नहीं करने, हर बार न्यू वैल्यू होनी चाहिए। इस वजह से हम ये ग्रेडियंट का ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे ना ब्रेक कर देते हैं कि ये उनको ऐड ना करें। ठीक है, और बस सिंपल, बस यहाँ पे इसने कर दिया है, न्यूरल नेटवर्क को ट्रेन करेगा। 100 इपोक्स रन होंगे पहले। इसका जो था लॉस था वो 0.12 था, वो देखिए ना ये डिक्रीज होता है। हमारा मोटिव क्या होता है, डिक्रीज करना, न्यूरल लॉस की वैल्यू को डिक्रीज करना। बस ये ट्रेन हो गए। यहाँ पे जो मैंने आपको पैरामीटर्स दिखाए थे, चले इनको हम दोबारा से यहाँ पे ना, क्योंकि मैंने यहाँ पे आपको करके दिखाए थे, हम दोबारा से यहाँ पर इसको करते हैं। न्यूरल नेटवर्क को ट्रेन करने के बाद, ट्रेन करने से पहले भी पैरामीटर आपको दिखाए थे और अभी मैं दिखा देता हूँ। ऑब्वियसली आप पैरामीटर की वैल्यू चेंज हो चुकी होगी। पहले कितनी थी, पहले यानी कि W1 की वैल्यू थी 0.34, अब देखें कितनी वैल्यू हो गई है। W2 की वैल्यू कितनी थी, 0.5, अब देखें कोई और हो गई है। 22 की वैल्यू क्या थी, -3.3, -4/3। तो चेंज हुई है, कुछ तो चेंज हुई है। ये हमारा डेटा सेट था। इसको क्लासिफाई करने के लिए ना एक डिसीजन बाउंड्रीज देखें कौन सी की है। हाँ, ये एक डिसीजन बाउंड्री क्रिएट की है। अब इसके अकॉर्डिंग ना ये डिसीजन बाउंड्रीज ने क्रिएट कर दी है। अगर तो कोई डेटा सेट इसके ऊपर आ जाए ना, इसका मतलब इसको कंफ्यूजन है, इसको नहीं पता कि वो किस क्लास से बिलोंग करेगा, तो वो 50 कर देगा। अब वो जो मैंने आपको बताया था कि अगर वो नेगेटिव आएगा तो वो किस क्लास से बिलोंग करेगा, अब अगर वो पॉजिटिव आएगा तो किस क्लास से बिलोंग करेगा, ये वो डिसीजन बाउंड्रीज ने क्रिएट की है। अगर तो 0 आ गई वैल्यू, तो वो क्लास रेड के साथ बिलोंग करता है, मतलब उसको कैंसर है, कैंसर नहीं है। अगर ब्लू के साथ आ गई है तो वो कैंसर उसको है। तो इन इस तरह ये इसको क्लासिफाई करेगा। ठीक है, अब बायस का काम मैंने आपको बताया था कि बायस का एक और काम होता है कि वो डिसीजन बाउंड्री को शिफ्ट करता है। बेसिकली ना इसमें ये बायस जो है ना इस क्लास की तरफ शिफ्ट करेगी, कि किसकी तरफ वो ज्यादा वैल्यू होगी ना, वो उसकी तरफ उसको थोड़ा सा ज्यादा उसको शिफ्ट कर देगा। ठीक है, तो ये मॉडल को हम फ्लेक्सिबिलिटी दे रहे होते हैं कि वो ये डिसीजन ले सके। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो? No, sir. ओके, अब एक सिंगल न्यूरॉन एक सिंपल मैथमेटिकल फंक्शन है, लेकिन वो लीनियर है, वो सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन ही बना सकता है बस। अब इस केस में हमारा डेटा सिंपल था,
ठीक है, जो कि स्ट्रेट लाइन के साथ ही एक स्ट्रेट लाइन अगर हम ड्रा करेंगे तो हम क्लासिफाई कर सकते हैं कि उस लाइन से उस तरफ वाली क्लासेस कौन सी है, लाइन से इस तरफ वाली क्लासेस कौन सी है। तो ये हम ये सिंपल सा कर सकते हैं, एक लाइन से कर सकते हैं। लेकिन क्या हो अगर डेटा सेट इस तरह का हो जाए, फिर क्या करेंगे? अगर डेटा सेट, और ऑब्वियसली लिए रियल वर्ल्ड में इसी तरह का होता है, अजीब सा डेटा सेट होते हैं, कोई किसी तरह का होगा, कोई किसी तरह का होगा। लीनियर तो अब बड़ी ही कोई मैं भी जिंदगी में एक बार या दो बार देखें। रियल वर्ल्ड डेटा इस तरह का होता है जो स्ट्रेट लाइन से क्लासिफाई नहीं हो सकता। फिर यहाँ पे हम फिर कॉन्सेप्ट लेके आते हैं मल्टीपल न्यूरॉन्स का। ये वाले ये वाले न्यूरॉन्स का, एक सेकेंड, ये वाले, यानी कि न्यूरल नेटवर्क का कॉन्सेप्ट लेके आ रहे होते हैं कि हम मल्टीपल लेयर्स ले लेते हैं, मल्टीपल न्यूरॉन्स ले लेते हैं। चलिए इसको भी देख लेते हैं। हम चलिए इसी को ले लेते हैं। यानी कि पहली लेयर में 4, दूसरी में 3, और लास्ट लेयर में आ जाते हैं। पहली लेयर में 3 न्यूरॉन है और 4 न्यूरॉन आ गए। फिर हमने रैल्यू लगाया, रैल्यू भी एक एक्टिवेशन फंक्शन होता है। 4 इनपुट फीचर्स होंगे। अब मैंने यहाँ पे 4 इनपुट फीचर्स क्या क्यों लगाया? ये इनपुट फीचर्स, इनकी आउटपुट इन वाले न्यूरॉन्स के लिए एज अ इनपुट काम करेगी। तो कितनी इनपुट फीचर्स बन जाएंगे? 4। ठीक है। फिर मैं एक और फंक्शन लगाऊंगा जिसको मैंने रैल्यू कह दिया। इसके ऊपर भी मैं रैल्यू लगाऊंगा यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पे ना लाइट चली गई है, मे बी टाइम भी कम हो गया हमारा। तो अब कुछ ही देर में ना लैपटॉप हो जाएगा मेरा बंद। मैं आपको बस जल्दी से बता दूं कि इस तरह ना ये मल्टीपल हमने न्यूरॉन ले लिए हैं। ये इक्वेशन ये वही है, वही चीज़ जो हमने ऊपर डिस्कस की है। तो बस एक 4 मैंने ले ली यहाँ पर न्यूरॉन। अच्छे से बेहतर है ना कि जो पहले मैंने कोड लिखा हुआ था 8 8 के साथ, चलिए इसी के साथ चलते हैं। ठीक है। और बस मैंने उसी तरह ही काम किया, हिडन क्लासेस लेके वही काम जो ऊपर मैंने आपको बताया वही काम होगा। फॉरवर्ड पास होगी, वही सेम काम, वही, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। बस इस बार यहाँ पे न्यूरॉन की तादाद थोड़ी सी ज़्यादा ले ली है, अदरवाइज कुछ भी नहीं किया। पहले से ये देखे ना 7 से 2 पे आया है। अब डिसीजन बाउंड्री देख लेते हैं कैसी बनती है। डिसीजन बाउंड्रीज ने अभी भी थोड़ी सी इसने ना चेंज की है, लेकिन अगर हम न्यूरल नेटवर्क की वैल्यू ज़्यादा लेते हैं, यानी कि न्यूरॉन की वैल्यू ज़्यादा ले लेते हैं, यहाँ पर मैं 32 ले लेता हूँ। 32 और 32 इसमें 32 इस तरह से है। पहली लेयर में 32 न्यूरॉन्स हैं, 32, और लास्ट लेयर में सिर्फ एक ही न्यूरॉन है। इसको दोबारा से ट्रेन किया, अपडेट किया, ट्रेनिंग की। ट्रेनिंग के बाद अब देखें कि कुछ ना कुछ लॉस काफ़ी ज़्यादा कम हो गया है। अब देखें आप, इसने थोड़ा सा ना, अब वो जो स्ट्रेट लाइन बनी थी, ये जो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन बनी थी, अब ये नहीं बन रही। क्यों? क्योंकि हर न्यूरॉन इसमें अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, जिसकी वजह से हम कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स चीज़ों को क्लासिफाई कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो? ओके, बस ये चीज़ें मैं ये ना चैट में नहीं, यानी जो शीट है उसमें ये प्रोवाइड कर दूंगा, गूगल को ले, तो आप लोग इसको फिर एक्सप्लोर कीजिएगा। ओके ठीक है सर सलीम, थैंक यू सो मच फॉर प्रेजेंटिंग टुडे। हमारी मीटिंग का जो टाइम है वो भी खत्म हो गया, तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, और इसके अंदर हम लोग भी कवर करेंगे कि एक्टिवेशन फंक्शंस क्या होते हैं और इनका काम क्या होता है। इनको मतलब मैथमेटिकली देखेंगे फ्रॉम द स्क्रैच। ओके, श्योर मैम, अल्लाह थैंक हाफिज यू। एवरीवन। अल्लाह हाफिज़।